बच्चों कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे PR यादव 5th एडिशन बुक का सॉल्यूशन करेंगे हम। लेकिन हमारा सेशन चल रहा था OBG का सेशन। हमने फर्स्ट क्लास में 70 क्वेश्चन तक कर लिए थे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर रहता था। तो वो आपने किसी ने भी कमेंट बॉक्स में जिसने भी वीडियो देखी है नहीं बताया है, तो मैं बताती हूँ। हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि अगर उसने पेशेंट ने पूछा है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे पीरियड्स क्यों स्टॉप हो गए, तो उसका राइट आंसर था ए। और ए में क्या था कि ओवरी जो होती है ना हमारी, हार्मोन सीक्रेट करना कम कर देती है, जिस वजह से हमारे पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, और इसका रेशनल आप पढ़ोगे। इफ़ द फीमेल कंसीव्ड, अगर फीमेल एक बार कंसीव कर लेती है ना तो क्या होता है, किसका सिक्रीशन होने लग जाता है, HCG का सिक्रीशन होना। और HCG का सिक्रीशन होता है तो ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, लगातार सिक्रीट करता रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन बार बार सिक्रीट होगा तो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ, प्रोजेस्टेरोन बार बार बन रहा है ना तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ना उसको थिक कर देगा। ठीक है, थिक कर देगा। थिक होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे वो एक जो रास्ता है वो तैयार हो जाएगा, किसके लिए, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम की इम्प्लांटेशन के लिए एक रास्ता तैयार हो जाएगा। और वहाँ पे क्या है, यूट्राइन की मोटिलिटी कम हो जाएगी और जिससे क्या है, पीरियड जो है स्टॉप हो जाएंगे पूरी वुल प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, तो 71 क्वेश्चन है हमारा। विच आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मैच्योर मेनोपोज एक्सेप्ट, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हैं प्री मैच्योर मेनोपोज हो जाए तो, लेकिन कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट है। ये याद रखना, आप हर बार गलती करते हो। तो जो प्री मैच्योर कॉम्प्लिकेशन है वो तो क्या होता है, मेनोपोज होते ही क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इनफर्टिलिटी होगी, और क्या हो जाता है, वेजोमोटर सिम्टम्स। और जो नहीं होगा वो है ऑप्शन सी, डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड मेनोपोज इज कॉल्ड। जो ट्रांजिशनल फेज होता है ना सेक्सुअल मैच्योरिटी और मेनोपोज के बीच का, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फेज। क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट्रिक मीन्स द मेनोपोज इन वुमेन, जो मेनोपोज के अंदर होती है वुमेन, उसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, द पीरियड दैट मार्क्स सीजेशन ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। क्या मार्क करता है कि भाई जो वुमन की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है ना उसको सीज कर देता है, उस पीरियड को स्टॉप कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, हॉट फ्लैशेज आना, डिस्टर्ब हो जाना स्लीप, मोटर डिस्टर्बेंस होना। ये कब दिखाई देते हैं, ये तब दिखाई देते हैं जब आपको मेनोपोज हो। मेनोपोज क्या होता है, पीरियड्स का स्टॉप हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे ऑल फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, ऑल फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन। कौन कौन से फंक्शंस हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए। फंक्शंस है हमारे पास, इसका फर्स्ट भी है कॉज ब्रेस्ट ग्रोथ। ठीक है, इंक्रीज करता है फॉलिकुलर की डेवलपमेंट को और इनिबिट करता है FSH को। तो लास्ट जो है हमारा फंक्शन नहीं है, तो एक्सेप्ट में पूछा था तो लास्ट आंसर रहेगा हमारा लोअर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। ठीक है, तो ये आंसर जो है अलग निकाल देंगे हम। अब पढ़ेंगे कि फंक्शन होते क्या क्या है एस्ट्रोजन के। एस्ट्रोजन को सिक्रीट कौन करता है, थिक्का सेल। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन को सिक्रीट कौन करता है, थिक्का सेल। किसकी थिक्का सेल, ओवेरियन फॉलिक्यूल की जो थिक्का सेल होती हैं वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करती हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रमोट डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, डेवलप करना और मेंटेन करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी। क्या और क्या डेवलप करता है एस्ट्रोजन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाना, ये एस्ट्रोजन का काम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ये इंक्रीज करता है प्रोटीन के एनाबोलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर देगा। दैट इज़ वाई, इसीलिए वुमेन के अंदर क्या होता है, लो कार्डियोवास्कुलर रिस्क होता है।
बल्कि तुमने देखा होगा कि मैन होते हैं ना, उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कार्डिक अटैक के, हार्ट अटैक के, लेकिन वुमेंस में इतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, कब तक? टिल मेनोपोज तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेशनल ये क्या है? मॉडरेट लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जो मॉडरेट लेवल होता है एस्ट्रोजन का, वो क्या कर देता है? इनिबिट कर देता है, सप्रेस कर देता है किसके सिक्रीशन को? ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को। ठीक है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस LH-FSH बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल। जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं ना, उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो होता है एस्ट्रोजन। हमने अभी अपर क्वेश्चन में पढ़ा है। नेक्स्ट है, द जेनेटो यूरिनरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी इज। जो जेनेटो यूरिनरी, समझ गए? जेनेटो यूरिनरी, इसके क्लिनिकल सिम्टम पूछा है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी का। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्लिनिकल साइन? तो वो होता है आपको एट्रोपिक वेजिनाइटिस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एट्रोपिक वेजिनाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है? ओस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय, कहाँ से सिक्रीट होता है? ऑप्शन बी, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स। ठीक है, 78 क्वेश्चन क्या है? फीमेल हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम ओवरी इज। फीमेल हार्मोन जो है कहाँ से सिक्रीट होता है? ओवरी से। ठीक है, और कौन सा हार्मोन है जो ओवरी से सिक्रीट होता है? बताओ, ABCD, जल्दी जल्दी बताओ क्या ऑप्शन रहेगा इसका, क्या आंसर रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो इसके अंदर हमारा रहेगा ओवरी सिक्रीटेड। जो ओवरी जो होती है ना हमारे पास, 3 चीज़ों को सिक्रीट करती है, 3 हार्मोन्स को। कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन और इनहिबिन। ये याद रहेगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन इज ड्यू टू। क्या होता है ना, ओव्यूलेशन के बाद हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या है? बढ़ जाता है। तो वो क्यों बढ़ जाता है? तो वो है, इसका राइट आंसर रहेगा बी हमारे पास, प्रोजेस्ट्रोन की वजह से हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और कितना बढ़ जाता है? 0.3 से 0.5 डिग्री रेज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन विच प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द यूट्रस। कौन सा हार्मोन प्रिपेयर करता है यूट्रस को प्रेगनेंसी के टाइम पे? तो वो राइट आंसर है प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, रेशनल में देखेंगे, प्रोजेस्ट्रोन क्या करता है? मेनली सिक्रीट बाय द सेल ऑफ। प्रोजेस्ट्रोन कौन सिक्रीट करता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो करती है। कब करती है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकंड हाफ टाइम चल रहा होता है ना, उस टाइम पे कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो प्रोजेस्ट्रोन को सिक्रीट करती है। ठीक है, ये याद रख लेना आप। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोन अलोंग विद एस्ट्रोजन प्रिपेयर द एंडो। ये क्या करती है प्रोजेस्ट्रोन? एंडोमीट्रियम जो लेयर होती है ना यूट्रस की, उसको तैयार करती है ताकि वहाँ पे अच्छे से इम्प्लांटेशन हो जाए। और किस चीज़ में हेल्प करती है? मिल्क सिक्रीशन में। ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन, कौन सा हार्मोन होल्ड करता है प्रेगनेंसी को? तो राइट आंसर रहेगा प्रोजेस्ट्रोन होल्ड करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेस्ट्रोन एंटागोनिस्ट इज। तो इसका रहेगा मिफिप्रिस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच हार्मोन स्टिमुलेट oocyte मैच्योरेशन। कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है oocyte मैच्योरेशन को? तो राइट आंसर रहेगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अर्ली प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज मेंटेन्ड बाय। अर्ली प्रेगनेंसी जो होती है ह्यूमन बीइंग में कैसे मेंटेन करेंगे? क्या राइट आंसर रहेगा? प्लेसेंटा, ब्रेस्ट सिक्रीशन। तो ये हमारा रहेगा कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे, सॉरी, इसका आंसर रहने वाला है कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स रहेगा। ठीक है, ग्राफियन इसका रेशनल है, देखो, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स आफ्टर ओव्यूलेशन कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, ये याद रख लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिबीन कौन सिक्रीट करता है इनिबीन को? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है इनिबीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ सोर्स क्या है प्रोजेस्ट्रोन का? चीफ सोर्स का कहाँ से आता है? हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्ट्रोन सिक्रीट करेगा भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, ग्राफियन फॉलिक्यूल से कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होके आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनली, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, जो वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कब तक फंक्शनली अपना काम करता रहता है, कितने टाइम के लिए काम करेगा, तो इसका काम होता है 10 से 12 वीक तक, ठीक है। उसके बाद ये एक्टिव नहीं रहता। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शंस, ठीक है। प्लेसेंटा के फंक्शन से पहले जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है प्राइमरी सोर्स होता है, मतलब वहाँ से ही सारे हार्मोन्स वगैरह जो भी है वहाँ से वो सारा काम होता रहता है, ठीक है। तो कौन से हार्मोन्स हैं वो प्राइमरी सोर्स है, तो वो है हमारा राइट आंसर सी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यही काम करते हैं सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड इन मैमल्स आर मोडिफाइड, जो मेमोरी ग्लैंड होती है ना मैमल्स के अंदर, उसको मॉडिफाइड करके क्या क्या बोलोगे आप उसको बोलेंगे स्वेट ग्लैंड, क्या बोलोगे स्वेट ग्लैंड, ठीक है। मैमल्स के अंदर, समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं, देखो ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स आर लार्ज मॉडिफाइड एपोक्राइन, हमें पता है मेमोरी ग्लैंड्स का, तो लेकिन वैसे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, याद रखना ये चीज़, बस यही याद रखना। नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट किससे बनी हुई होती है, तो राइट आंसर है हमारा लास्ट डी, ग्रैंडुलर एंड फैटी टिश्यू, किससे बनी होती है, ग्रैंडुलर और फैटी टिश्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोज ऑफ चेंज इन साइज, क्यों प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ब्रेस्ट का साइज और अपीयरेंस क्यों चेंज हो जाती है, तो इसका राइट आंसर है ए, द ब्रेस्ट चेंजेस आर ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ, किसकी वजह से होता है ये सब, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब सीक्रेट होना शुरू होते हैं ना, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे उसमें चेंजेस आ जाते हैं ब्रेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए 19-year-old वुमन गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड, उसने पैदा किया है, ठीक है। शी बिगिन्स टू ब्रेस्ट फीड टू इन्फेंट, उसने स्टार्ट कर दिया ब्रेस्ट फीड करवाना, एंड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 साल तक उसने करवाया, विद नो, उसको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस दैट बिगिन इन द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या सेलुलर प्रोसेस हुआ उसके अंदर, ठीक है, क्या हुआ, अलो टू हर इन्फेंट दिस पीरियड ऑफ टाइम, जब वो फीडिंग करवा रही थी अपने बच्चे के, तो उस टाइम पे सेलुलर प्रोसेस कौन सा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर रहेगा लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया, क्या बोलेंगे, लोब्यूलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पता है कि ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि हाइपरट्रोफी हो जाती है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है। किसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, डक्ट्स की और एल्यूविलाई ऑफ लोब्यूल्स, जो ब्रेस्ट के अंदर जो एल्यूविलाई होते हैं ना उस, और जो डक्ट्स होती हैं उसका हाइपरट्रोफी हो जाती है, एनलार्जमेंट हो जाती है, और हाइपरप्लेजिया वो नंबर में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, इसीलिए ही तो लैक्टेशन और ये डिलीवरी के बाद, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या है ब्रेस्ट की, तो इसका राइट आंसर है एसिनी सेल्स, क्या होती हैं फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, एसिनी सेल्स, ठीक है। अब इसका रेशनल क्या है, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड, ब्रेस्ट जो है 12 से 20 लोब्स से मिलकर बनती है, और हर एक लोब के अंदर 10 से 100 लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स के पास क्या होता है, एल्यूविलाई होता है, और एल्यूविलाई जो होता है किससे लाइंड होता है, एसिनी सेल से, और एसिनी सेल क्या काम करती हैं, मिल्क को सिक्रीट करने का काम करती हैं। समझ में आ गई बात, सो मत जाना, पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आर, इसने क्या बोला है, जो स्ट्रक्चर है कौन सा इन्वॉल्व है मिल्क के प्रोडक्शन में, तो एसिनी सेल्स हैं, पढ़ा है अभी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इज़ करेक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय नर्स। नर्स क्या करेक्ट इंस्ट्रक्शन देगी, किसके रिगार्डिंग, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। एक्सेप्ट बोला है, क्या नहीं देगी, तो ऑप्शन जो लास्ट है हमारा, नॉट टेक बाथ एंड यूज सॉफ्ट बिफोर। इसने क्या बोला है कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने से पहले ना तो बात करोगे, ना आप सोप का यूज़ करोगे, तो ना तो ये हमने बात पहले कभी सुनी है, तो ये टोटली हमारी गलत बात है, तो ये एक्सेप्ट में आ जाएगा, ठीक है। आप बात करो, आप अच्छे से सोप से साफ़ करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। नेक्स्ट है हमारा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड। जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन परफॉर्म की जाती है फीमेल पेशेंट के अंदर, तो वो कौन से टाइम पीरियड के अंदर की जाती है, तो वो की जाती है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीनिंग कैंसर डिटेक्शन टेस्ट। स्क्रीनिंग कर रहे हैं कैंसर की डिटेक्शन के लिए, तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो वुमेन में होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम। जो प्रोसेस होता है जब डेवलप होता है ना मैच्योर ओवम, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis, ठीक है। oogenesis क्या होता है, oogenesis एक डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो मैच्योर ह्यूमन ओवम होता है ना, क्या बोला मैंने, मैच्योर ह्यूमन ओवम जो होता है ना, वो फॉर्म्ड होता है कहाँ से, oogoनियम से बनता है। तो बस आप इतना ही याद रखना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस जो फीमेल और मेल सेक्स सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड हो गए, एंड देन कंटेन, और क्या होता है उनके अंदर, क्या होगा उनके अंदर, तो उनके अंदर होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम। उनके न्यूक्लियाई में क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, याद रखना ये। नेक्स्ट है हमारा, फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग। फ्रेशली रिलीज जो ह्यूमन एग है उसमें क्या होता है, उसमें एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन गैमेट्स। कितने होते हैं बताओ, क्रोमोजोम कितने होते हैं गैमेट्स के अंदर। जो ह्यूमन बींग का गैमेट होता है तो उसमें हमारे पास 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम मिलता है, कितना, 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, ओके। नेक्स्ट है हमारा, एन इंडिविजुअल हैज़ द मैक्सिमम नंबर। एक इंडिविजुअल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes कब देखने को मिलेंगे बताओ, तो वो होते हैं एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। कब होंगे, एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसका रेशनल क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia रीचेज एट 20 वीक ऑफ। जो फीमेल फिटस है ना उसमें जो ओवम वगैरह है जो ये, ठीक है, तो ये oocytes है, ये कब से शुरू हो जाता है, इसकी शुरुआत 20th वीक से शुरू हो जाती है। और कितने होते हैं उस टाइम पे, होते हैं इनके पास 7 मिलियन। oogoनियम इज़ द प्राइमोडियल सेल फ्रॉम विच एन oocyte ओरिजिनेट। oogoनियम से ही oocyte मतलब ओरिजिनेट होता है, ठीक है। बर्थ के टाइम पे कितने होते हैं, 2 से, देखो जब 20 वीक होती है ना फीमेल फिटस, तो उस टाइम पे तो 7 मिलियन होते हैं। बर्थ होते होते कितने रह जाते हैं, 2 से 20 लाख प्राइमरी oocyte बच जाते हैं, ठीक है। फिर अब देखो आगे जाते जाते एज जैसे होती है तो वो कम होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 6 to 7 मिलियन oocyte अवेलेबल, हाउ मैनी आर रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो अब इसने बोल दिया कि oocyte अवेलेबल होते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे कितने रिलीज़ होते हैं, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे हमारे पास कितने रिलीज़ होंगे, 400 से 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट। पहला एविडेंस हमें कैसे पता चलेगा कि जो फीमेल है वो प्यूबर्टी की स्टेज में एंटर कर चुकी है, तो सबसे पहला साइन हमारे पास होता है अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बड, ठीक है। और ये कब होती है, इसकी स्टार्टिंग एज 13 ईयर, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, प्यूबरके, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं जब
फर्स्ट साइन तो हमने बता दिया क्या, कि ब्रेस्ट बर्ड की डेवलपमेंट होती है, इसको बोलते हैं थैलार्के, ठीक है। उसके बाद थैलार्के के बाद आता है प्यूबार्के। प्यूबार्के में जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। प्यूबार्के के बाद आता है मेनार्के, ठीक है। मेनार्के में क्या होता है पता ही है आप सबको, ठीक है। और लास्ट साइन हमारे पास क्या होता है, हाँ ये लास्ट साइन ही होता है। 3 साइन मैंने बता दिए, थैलार्के, प्यूबार्के और मेनार्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन, सबसे पहला इवेंट अभी पढ़ा है हमने, थैलार्के देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें ब्रेस्ट बर्ड का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। क्या करेक्ट सीक्वेंस रहेगी, सबको पता है इसमें, ए राइट आंसर है इसमें, थैलार्के, प्यूबार्के और मेनार्के। नेक्स्ट क्वेश्चन डायमीटर ऑफ फुल्ली मैच्योर ओवम इज अबाउट। डायमीटर कितना रहता है फुल्ली मैच्योर ओवम का, तो ये हमारे पास रहेगा 130 माइक्रोन्स। क्या डायमीटर होता है मैच्योर ओवम का, 130 माइक्रोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब पढ़ेंगे गायनेकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ओके बच्चों। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स इन गर्ल्स। अगर 8 साल से पहले ही प्यूबर्टी आ जाए तो क्या बोलोगे आप उसको, तो हम उसको बोलेंगे प्रीकोशियस प्यूबर्टी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ए 48 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स विद इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 2 मंथ्स। 48 देखो 48 साल की हो गई है और उसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है फॉर 2 मंथ्स एंड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग अकर एट एनी टाइम इन द साइकिल। कभी भी हो जाता है उसको साइकिल के टाइम पे ब्लीडिंग। देर इज़ नो एसोसिएटेड पेन, उसको पता भी नहीं चलता, पेन नहीं होता उसका, ऐसा कुछ। डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग डज नॉट इंक्लूड। तो किस चीज़ को आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, तो बी हमारा राइट आंसर है ओवेरियन टेराटोमा। इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी सब रीज़न हो सकते हैं लेकिन ये ओवेरियन टेराटोमा नहीं होगा। देखिए इसका रेशनल पढ़ते हैं। डर्मोइड सिस्ट या फिर आप बोलिए ओवेरियन टेराटोमा, ये क्या है, कंजेनाइटल ट्यूमर होता है। ये क्या कंटेन करता है, एक या एक से ज़्यादा, इसमें क्या होता है जर्म लेयर होती है। दीज ट्यूमर अकर इन द ओवरी बट मे डेवलप इन द अदर। ये ट्यूमर तो ओवरी में डेवलप होते हैं लेकिन कई बार ना दूसरे ऑर्गन्स में भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि लंग्स वगैरह में, ठीक है। तो विच मेनली अकर ड्यूरिंग, और ये होते कब हैं, जब चाइल्ड बियरिंग एज चल रही होती है ना, उस टाइम पे हो जाते हैं ये, ठीक है। तो ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट टेराटोमा में कोज इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, ठीक है। सिर्फ इस रीज़न को छोड़ के बाकी सब रीज़न किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 32 साल की वुमन है, वो क्या है, कहाँ पे चली गई है, गायनेकोलॉजी के पास चली गई है कि भाई उसको इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स आ रहे हैं। हार्मोन प्रोफाइल इज़ डन, हार्मोन प्रोफाइल देख ली है उसकी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट विद पॉलीसिस्टिक, उसको क्या, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट PCOD, ठीक है ना, पॉलीसिस्टिक PCOS सुनाइए आपने, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में हमारे पास क्या रहेगा बताओ, 4 ऑप्शन है। तो डिक्रीज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज होने का कोई चांस ही नहीं है हमारे पास, तो ये गलत है, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे इसको, ठीक है। मेरे लिए पढ़ेंगे होता क्या है इसमें। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम। याद रखना, स्टेन लेवेंथल सिंड्रोम इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर एंड्रोजेनिक एनोवुलेशन, ठीक है, इसके दूसरे नाम है ये। इन दिस ए सेट ऑफ सिम्टम्स अपीयर ड्यू टू, क्या होता है ना, इसमें एकदम से सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। क्यों सिम्टम्स दिखते हैं, क्योंकि इसमें मेल हार्मोन बढ़ जाता है। इस बीमारी में क्या होता है, मेल हार्मोन बढ़ जाता है इस सिंड्रोम के अंदर। इसमें क्या होता है, इनटू फीमेल ड्यू टू हाई लेवल ऑफ HS। इसमें क्या था, हमने जो नेगलेक्ट किया वो क्या था, डिक्रीज था, बट इस कंडीशन में कि तो क्या होता है, इसमें तो LH का लेवल हाई होता है, ठीक है ना। और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं,
प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, एक्सेस रिलीज ऑफ एचएच हार्मोन, एनोवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होता, फेलियर, ठीक है, ओबेसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। और क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, इनफर्टिलिटी होती है, और क्या है, ओवेरियन सिस्ट, ये सब चांसेस रहेंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज इंक्रीज्ड, कौन से हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं पीसीओएस के अंदर, तो कौन कौन से बढ़ जाएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, याद रखना ये। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DUB, डब की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आता है आपका पेपर में, इसकी होती है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, याद रखना क्या होता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होता है, ए डायग्नोज ऑफ एक्सक्लूजन इन विच देयर इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस नॉट कोज्ड बाय, इसमें क्या होता है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग मतलब इसमें ना एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है आपके यूट्रस से, ठीक है, लेकिन उसका कारण कोई ट्यूमर, कोई इन्फ्लामेशन, कोई प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलता है, मेनली आपको PCOS सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, क्या, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, डब, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ट्रीटमेंट क्या करोगे डब के लिए, यंग वुमन के अंदर, तो हम करेंगे हॉर्मोन्स का ट्रीटमेंट, कैसे, मेन कोज जो होता है ना डब का, वो क्या होता है, अब्सेंस ऑफ लुटियल प्रोजेस्ट्रोन, इस वजह से होता है, तो हार्मोन का ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक 69 ईयर की फीमेल पेशेंट है, उसने क्या रिपोर्ट किया है कि भाई उसको पेरियूनिया है, फिजिकल एग्जामिनेशन से क्या पता चला, रिवेल्स स्पार्स हेयर हैं उसके, ठीक है, एन इंट्रोइटस दैट एडमिट्स 2 फिंगर एंड ए पेल ड्राई वेजाइना देखने को मिली है, एडल्ट जेनेटोलॉजी प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट इज़ टू रिकमेंड। देखो फिर से पढ़ेंगे हम ये क्वेश्चन, एक 69 ईयर की फीमेल पेशेंट है, उसने क्या रिपोर्ट किया, डिस्पेरिनिया, और फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो उसके स्पार्स हेयर देखने को मिले, इंट्रोइटस दैट एडमिट्स 2 फिंगर और पेल ड्राई वेजाइना देखने को मिली है, एडल्ट जेरेटोनोलॉजी प्राइमरी केयर जो नर्स है प्रैक्टिशनर इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेगी भाई ऐसे पेशेंट को, तो वो क्या करेगी, तो टॉपिकल हार्मोन क्रीम, क्या करेगी, टॉपिकल हार्मोन क्रीम से उसका मैनेजमेंट करेगी, ठीक है ना। देखो एस्ट्रोजन कंटेनिंग टॉपिकल वेजाइनल क्रीम्स आती हैं जो क्या कर देती हैं, रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन को। ये हम क्रीम वगैरह क्यों यूज़ कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि क्या स्पार्स ईयर्स हैं, ड्राई वेजाइना है, उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उस चीज़ की मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, उसके डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोफी, कौन सा सिम्टम नहीं है वेजाइनल एट्रोफी का, तो हमारा रहेगा राइट आंसर लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल, ये तो कोई सिम्टम नहीं है ना भाई, ये अलग है ना, इससे थोड़ी होता है। सिम्टम क्या है, वेजाइनल एट्रोफी को एट्रोफिक वेजिनाइटिस भी बोल सकते हो आप। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें क्या होता है, वेजाइना की थिनिंग होती है, ड्राइनेस होती है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, डिस्चार्ज होएगा, यूरिन इनकॉन्टिनेंस होगा, और लुब्रिकेशन जो होती है ना वेजाइना में वो भी नहीं होती है, डिस्पेरिनुया होगा, शॉर्टनिंग होगी, टाइटनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल। समझ में आ गई बात आपको, तो लेंथनिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं है, जो सिम्टम्स होंगे वो तो हमने देख लिए, और जो नेगलेक्ट करने वाला था वो हमने निकाल दिया, पता चल गया ना कि थिनिंग हो रही है, ड्राइंग, बर्निंग, ईचिंग, डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाइंट विद अ रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला, क्लाइंट को क्या है, क्लाइंट के रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला है, इज एट, तो इन्फेक्शन के रिस्क पे है, तो इंटरवेंशन क्या करने को बोलेंगे, ठीक है, इंटरवेंशन, नर्सिंग केयर, बताओ, तो ये हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, पेरिनियल केयर करनी पड़ेगी हमें पेशेंट की, ठीक है ना, तभी उसको इन्फेक्शन के रिस्क से हम बचा सकते हैं। देखो रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला, रेक्टो मतलब क्या है, रेक्टम और वेजाइना के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं हम, ठीक है, जो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में। पेरिनियल केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना,
नेक्स्ट है वेजाइनल फिस्चुला दैट ओपन्स इनटू, वेजाइनल फिस्चुला है वो कहाँ पे ओपन है, रेक्टम में, तो उसको क्या बोलोगे, अभी तो पढ़ के आए हो आप, रेक्टो वेजाइनल फिस्चुला बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द मिथाइलिन ब्लू डाई इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लैडर, जब मिथाइलिन ब्लू डाई को आप इंजेक्ट कर दोगे ब्लैडर में कैथेटर के थ्रू, एंड द डाई इज सीन एस्केपिंग थ्रू, आप क्या देख रहे हो कि जो डाई है वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू क्या हो रही है, एस्केप आउट हो रही है, बाहर निकल रही है, समझ रहे हो ना। तो द कंडीशन ये किस वजह से हो रहा है, वो क्यों वेजाइनल ओपनिंग से बाहर निकल रही है, बताओ क्यों निकल रही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, वेसिको वेजाइनल फिस्चुला की वजह से हो रहा है ये, ठीक है। क्या होता है वेसिको वेजाइनल फिस्चुला, एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है किसके बीच में, यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच में, इसीलिए तो जो डाई हमारी यूरिन के थ्रू आने वाली थी, जो ब्लैडर के थ्रू बाहर निकलने वाली थी, वो हमारी वेजाइना के थ्रू आ रही है। तो मतलब क्या है, वेसिको वेजाइनल मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन है एबनॉर्मल। नेक्स्ट है हमारा कॉमन कोज क्या है वेसिको वेजाइनल फिस्चुला का, तो कॉमन कोज क्या है, ये सारे कॉमन कोज हैं, किस वजह से, अगर इंस्ट्रूमेंट से डिलीवरी करवाते टाइम कोई ट्रोमा हो जाता है तब ये फिस्चुला बन जाता है, या फिर इस्चीमिया और प्रेशर नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर, जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल की तरफ, या फिर पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल, वहाँ पे अगर इस्चीमिया या फिर प्रेशर नेक्रोसिस हुआ है तो ये भी एक कारण है, ठीक है, या फिर CS हुआ है आपका, ये सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं वेसिको वेजाइनल फिस्चुला के लिए, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है आफ्टर फिस्चुला रिपेयर, फिस्चुला रिपेयर कर दिया है तो नर्स क्या एडवाइस करेगी, जब उसको डिस्चार्ज कर रही है तो वो क्या एडवाइस करेगी कि भाई एब्स्टिटेंस फॉर 3 मंथ और एंश्योर दैट नेक्स्ट डिलीवरी इज़ बाय CS, क्या बता देती है कि भाई आपकी नेक्स्ट डिलीवरी भी कैसे होगी, CS से होगी, समझ में आ गई बात, और एब्स्टिनेंस फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट है हमारा 30-year-old फीमेल कंप्लेंड ऑफ वेटिंग हर ड्रेस वाइल, वो बोलती कि जब मैं खांसती हूँ तो मेरा बेड गीला हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ नर्स शुड सस्पेक्ट, कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो आपको मिल रही है भाई साइटोसील, क्या साइटोसील, साइटोसील बोलो, वेसिकोसील बोलो, इसका मतलब क्या होता है, ब्लैडर हर्निया दैट प्रोड्यूस्ड इनटू वेजाइना, क्या होता है, ब्लैडर हर्निया, जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या होता है सिस्टोसील के सिम्टम्स, यूरिन फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ठीक है, डिसयूरिया, ये सब होता है, इसी की वजह से उसका बेड वेट हुआ था। अब रेक्टोसील क्या होता है, रेक्टोसील का मतलब हर्निएशन कहाँ पे, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम, पोस्टीरियर तो वेजाइनल और एंटीरियर रेक्टम, उसको बोलते हैं रेक्टोसील। एंटेरोसील का मतलब क्या होता है, इसमें हर्निया किसका होता है, हर्निया ऑफ द इंटेस्टाइन थ्रू द वेजाइना, ओके। अब है लास्ट यूरेथ्रोसील, यूरेथ्रोसील क्या होता है, एक पाउच लाइक प्रोट्रूजन होता है, ठीक है, किसका प्रोट्रूजन, यूरेथ्रल वाल का, फीमेल की यूरेथ्रल वाल का जब प्रोट्रूजन हो जाता है पाउच लाइक सिचुएशन में तो यूरेथ्रोसील बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलैप्स, जेनाइटल प्रोलैप्स मोस्ट कॉमन, तो कौन सा होता है, वो होता है सिस्टोसील, क्या होता है, सिस्टोसील, बार बार आ रहा है, याद रखना ये। नेक्स्ट है हमारा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, तो क्या बोलोगे, क्या टर्म दोगे उसको, बताओ, एमनोरिया, तो उसको बोलोगे, बताओ, डिस्मेनोरिया बोलोगे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल टर्म फॉर पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन, पेन हो रहा है भाई आपको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो क्या टर्म दोगे, डिस्मेनोरिया बोलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग, रेगुलरली आपको ब्लीडिंग हो रही है अपने हिसाब से, दैट आर एक्सेसिव, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्या बोलोगे, तो उसको बोलोगे मेनोरेजिया, क्या बोलोगे, रेगुलरली टाइम पे तो हो रही है बट हैवी हो रही है तो मेनोरेजिया बोलोगे, मेनोरेजिया मतलब एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, ठीक है, और कभी कभार ये लास्ट 7 डेज से ज़्यादा भी हो जाती है। पोलीमेनोरिया का मतलब क्या होता है, पोलीमेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना
बट इंटरवल ऑफ लेस देन, लेकिन इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो 21 डेज से कम होता है, उस टाइम पे रेगुलर ब्लीडिंग होती है इसमें, ठीक है ना। और मेनोमेट्रोरेजिया में क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी लेकिन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बिटवीन होगी, ठीक है ना, इसका कोई अलग से टाइम पीरियड नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया मतलब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारा इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग फ्रॉम द, इरेगुलर होना, एसाइक्लिक ब्लीडिंग होना यूट्रस से, तो उसको क्या बोलेंगे, मेट्रोरेजिया। क्या बोलेंगे, मेट्रोरेजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना बिटवीन टू मेंसेस, ब्लीडिंग होना वेजाइना से लेकिन टू मेंसेस में, तो उसको क्या बोलोगे, मेट्रोरेजिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द कंडीशन इन विच द ब्लीडिंग इज सो, कौन सी कंडीशन में हमारी जो ब्लीडिंग है वो इरेगुलर होगी और एक्सेसिव होगी, दैट द मेंसेस, लेकिन इसमें मेंसेस की कोई वो नहीं बताई है, तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ, मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, पोलीमेनोरिया, ये आप खुद बताओगे, ठीक है ना, अभी हमने इससे रिलेटेड पढ़े हैं तो ये आप खुद बताओ। नेक्स्ट पे आते हैं, कॉमनेस्ट कोज ऑफ प्राइमरी एमनोरिया इज, कॉमन कोज क्या है प्राइमरी एमनोरिया का, किस वजह से होता है ये, ठीक है, तो ये हमारा होगा मुलेरियन डक्ट्स की वजह से, किसकी वजह से, मुलेरियन डक्ट। देखो प्राइमरी एमनोरिया का बता दिया। डिले ऑफ मेनरेक अंटिल एज 16, अब भाई एज 16 हो चुकी है आपकी और फिर भी आपको क्या हो रहा है, मेंसेस स्टार्ट नहीं हो रहे हैं और ना आपको कोई सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए हैं आफ्टर द एज ऑफ 14, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी एमनोरिया, ठीक है ना। और ये किस वजह से हो रहा है, इसका क्या कोज है, इट कोजेज इंक्लूड कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, या तो हो सकता है भाई आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ आ गई हो, जैसे कि मुलेरियन डक्ट कॉल्ड अब्सेंस ऑफ यूट्रस, या तो अब्सेंट है यूट्रस, या फिर इनपरफोरेट हाइमन है, ओवेरियन फेलियर है जिसकी वजह से भाई आपको सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, ठीक है, या फिर टर्नर सिंड्रोम की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ए वाइड रेंज ऑफ रिकरेंट सिम्टम्स दैट अकर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज के टाइम पे आपको रिकरेंट सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, या फिर जो लास्ट हाफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस टाइम पे आपको बार बार सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, एंड रिजॉल्व विद द, और बाद में वो ठीक भी हो जाते हैं विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इस टर्म को क्या बोलोगे, तो हम बोलेंगे इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। भाई मेंसेस से पहले कुछ सिम्टम्स शो होते हैं लेकिन मेंसेस आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेटरी स्टेट ऑफ अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जो अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है अगर उसमें इन्फ्लामेशन है और उसके नियर बाय स्ट्रक्चर में, तो उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, क्या बोलोगे, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, मतलब इन्फेक्शन होना यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, और एडजेसेंट मतलब उसके साथ वाले पेल्विक स्ट्रक्चर में, ओके। नेक्स्ट है हमारा इन फॉलोइंग विच इज़ मेन कॉज ऑफ पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ का क्या मेन रीज़न होगा, बताओ किस वजह से होती है, बताइए बताइए क्या आंसर रहेगा हमारा, तो आंसर रहने वाला है हमारा डी। डी क्या है, पीपीएच, ठीक है। सो गए क्या सभी, देखो सेशन अच्छे से लगाओगे तो आपका ही फ़ायदा है। कॉज क्या होता है पीआईडी का, आर असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम वेजाइना एंड सर्विक्स टू द अपर पोर्शन, जब इन्फेक्शन हो जाता है ना अपर पोर्शन में, तो उससे क्या होता है हमारा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है, हम पहले पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है, रिस्क जो जिसका क्या होता है पीपीएच इज़ द मेन रीज़न ऑफ पीआईडी, ये याद रखना, पीपीएच में इंक्रीज द रिस्क ऑफ पीआईडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है पीआईडी का, मोस्ट कॉमन कोज है पीआईडी का गोनोरिया, याद रखना मोस्ट कॉमन कोज क्या है पीआईडी का, गोनोरिया। नेक्स्ट है जेनरिक टर्म दैट मीन्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, क्या
टर्म देना चाहोगे कि भाई इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है आपकी वेजाइना में, तो क्या बोलोगे, उसको बोलोगे वेजिनाइटिस, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस का कॉजेटिव एजेंट क्या रहेगा, तो वो रहेगा गार्डनरेला वेजिनैलिस, क्या रहेगा, गार्डनरेला वेजिनैलिस राइट आंसर रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्रैकोमोनियासिस, क्या टेस्ट, कौन सा टेस्ट करोगे, तो उसके लिए आप करोगे वेट अमाउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड का टेस्ट, वेट अमाउंट ऑफ वेजाइनल फ्लूइड लेके आप टेस्ट करोगे और उससे डायग्नोस करोगे ट्राइकोमोनासिस को, ठीक है, ठीक है, एक वेजाइनल स्मीयर टेस्ट होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा नेम द टेस्ट वेयर सिक्रीशन इज मिक्सड विद अ ड्रॉप ऑफ 10% पोटाशियम हाइड्रोक्लोराइड, इसने क्या बोला है कि ऐसा कौन सा टेस्ट होता है जिसमें आप एक स्लाइड लेके सिक्रीशन को मिक्स करते हो, किसके साथ, 10% पोटाशियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ मिक्स करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या प्रोड्यूस होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्टेल फिशी ओडर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो वो कौन सा टेस्ट है जिसमें हम ऐसा करते हैं, तो वो होता है विफ टेस्ट, क्या होता है, विफ टेस्ट, जिसमें हम सिक्रीशन के साथ किसको मिक्स कर रहे हैं, 10% पोटाशियम हाइड्रोक्लोराइड को मिक्स कर रहे हैं और फिर फिशी ऑर्डर आपको देखने को मिल रही है, तो वो है विप टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेन कॉज ऑफ जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स का मेन कॉज क्या रहने वाला है, तो इसका मेन कॉज रहने वाला है हमारे पास HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज़ द मेन कॉज ऑफ जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, जब ट्रांसमिट होता है ना इन्फेक्शन मदर से फीटस के अंदर, तो क्या बोलोगे आप उसको, तो हम बोलेंगे उसको टेरेटोजेनिक, क्या बोलोगे, टेरेटोजेनिक। नेक्स्ट है हमारा एबिलिटी ऑफ द ड्रग्स टू कॉज फीटल एबनॉर्मलिटीज़ व्हेन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसने क्या बोला है, जो एबिलिटी होती है ड्रग की क्या कॉज करना, भाई फीटल की एबनॉर्मलिटी कॉज करना, जब एडमिनिस्टर कर देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो क्या बोलते हैं उस चीज़ को, तो उसको बोलोगे टेरेटोजेनिक इफेक्ट, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चीज़ सही नहीं है और वो चीज़ आप दे रहे हो, ड्रग्स दे रहे हो, तो वो बैड इफेक्ट करेगी ना फिटस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं टेरेटोजेनिक इफेक्ट। नेक्स्ट है इफ़ कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में रिजल्ट इन सीरियस टेरेटोजेनिक डिफेक्ट इन ऑफस्प्रिंग, अगर कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसी है तो कौन सी डिजीज़ से टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वो हमारा है रूबेला, क्या है, कौन सी डिजीज़ है, रूबेला की वजह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट है हमारा व्हेन आर द चांसेस ऑफ एंडोमेट्राइटिस डेवलपिंग इन अ वुमेन, कब चांसेस होते हैं एंडोमेट्राइटिस डेवलप होने के वुमेन में, तो वो होते हैं अबॉर्शन के बाद या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद चांसेस रहते हैं ज़्यादा वुमेन पे, ठीक है ना। एंड्रोमेट्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन होती है यूट्रस की लाइनिंग की, और जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है ना उस टाइम पे वुमेन ज़्यादा रिस्क पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, बार्थियन जो बार्थोलियन ग्लैंड होती है, ठीक है, ये पता है आपको, म्यूकस सिक्रीट करती है, इसका कोज क्या है, क्यों इन्फ्लामेशन होती है, तो इसका मेन कोज है गोनोकोकस की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, मेन कोज यही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए वुमन हु रिपोर्ट पेनफुल यूरिनेशन, उसको बोल रही है कि भाई पेन हो रहा है ड्यूरिंग, जब वो पास कर रही है यूरिन को, आफ्टर अवॉइडिंग माइट हैव प्रॉब्लम इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, तो कौन सी लोकेशन पे होगी, तो होगी यूरेथ्रा, ठीक है ना, यूरेथ्रा इसकी मेन साइट है। पेनफुल यूरिनेशन को क्या बोलते हैं, डिसयूरिया, ये क्या है, कॉमन साइन है यूटीआई का, पेनफुल यूरिनेशन इज़ द मेन साइन ऑफ यूटीआई, ठीक है ना, और जो किसकी वजह से हो रहा है, यूटीआई का मेन जो बैक्टीरिया है ना वो क्या है, ई कोलाई है, याद रखना यूटीआई का बैक्टीरिया है ई कोलाई। नेक्स्ट है हमारा कार्डिवाइड डिस्चार्ज, क्या बोला है, कार्डिवाइड डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम
स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया, कर्डी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो किस वजह से है? ये कैंडिडियासिस की वजह से, ठीक है ना, ये कंडीशन अराइज हो रखी है। और कैंडिडियासिस क्या है? एक फंगल इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से कोज हुआ है? कोज्ड बाय ईस्ट दैट बिलोंग्स टू जीनस कैंडिडा, ठीक है, ये ईस्ट की वजह से कोज हुआ। और देखो इसके बारे में पढ़ेंगे, कैंडिडियासिस के अलग अलग टाइप बता रखे हैं इसने। फर्स्ट है थ्रश और ओरोफेरेंजियल कैंडी, एक तो है ओरोफेरेंजियल कैंडिडियास, ठीक है, ये किस में इसको इन्वॉल्व किया गया है? माउथ और थ्रोट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईस्ट इन्फेक्शन या फिर वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस, इसमें वेजाइना इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारा जो इन्वेजिव है, इसमें ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। एक तो जिसमें हम माउथ और थ्रोट को इन्वॉल्व करते हैं वो है ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, जिसमें वेजाइना इन्वॉल्व होती है वो है वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस। और जो लास्ट है जिसमें जो है ये जो स्पेसिमेन है वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में ही एंटर कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कौन से कॉजेटिव एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोनीलियासिस के लिए। अब ये मत कहना मोनीलियासिस क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कैंडिडा एल्बिकन्स। क्या होता है? कैंडिडा एल्बिकन्स। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइनल एपिथीलियम कोज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकन्स। इन्फ्लामेशन हो रखी है किसकी? वेजाइनल एपिथीलियम की, किसकी वजह से? कैंडिडा एल्बिकन्स से, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनीलियल इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे? मोनीलियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज। इन्फ्लामेशन हो रखी है यूट्रस की लाइनिंग पे, तो क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे एंड्रोमेट्राइटिस, ठीक है ना। इसका रेशनल क्या दे रखा है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, उसको एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर जो एडिनोमायोसाइटिस होता है या फिर एडिनोमायोमेट्राइटिस होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बिनाइन इन्वेजिव ग्रोथ होना, ठीक है ना। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ने में या फिर कोई भी आपको कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है।